وہ लड़की लाल कलंदर थी जो तेरे मेरे अंदर थी, जो कत्ल हुई वो खुशबू है, वो औरत थी या जादू थी, वो मुर्दा होकर जिंदा है, तुम जिंदा होकर मुर्दा हो। ये हमजा शेख के बारे में कहा है। हसन मुश्तबा जो है वो हमारे दोस्त हैं, बहुत जर्नलिस्ट हैं, शायर भी हैं, आजकल अमेरिका में क़याम पजीर हैं। इनकी ये नज़्म है। वो दुखी देश की कोयल थी, लड़की लाल कलंदर थी, वो सिंध मदीने की बेटी, वो नई कहानी करबल की, वो दरिया देश समंदर थी जो तेरे मेरे अंदर थी, वो लड़की लाल कलंदर थी। ये बात हो रही है बेनज़ीर भुट्टो की, जिनके बारे में उनकी शहादत पर अब्बास अतर नाहा कना हुए। अब्बास अतर को सब जानते हैं। वो नाहा कना हुए तो उन्होंने गजल अब नज़्म लिखी जिसको गाया है हमारा चन्ना साहिबा ने और अमर कर दिया। वो कहते हैं कि भुट्टो की बेटी आई थी और जान की नजर गवाई थी। जी हाँ, बेनज़ीर भुट्टो। कोई मैच नहीं है उनका पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त। उनके दौर में भी कोई मैच नहीं था, अभी तक नहीं है। उनसे पहले भी शायद मेरी जाती राय ये है कि उनका मैच कोई नहीं था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी थे, ऑल टुगेदर डिफरेंट, और उनका मिजाज भी मुख्तलिफ था। बेनज़ीर का मिजाज जरा मुख्तलिफ था। बेनज़ीर भुट्टो जो है वो जब उन्होंने तालीम अभी बैचलर किया था तो वो उनको इंटर्नशिप में जुल्फ़िकार अली भुट्टो लाए। फॉरेन ऑफिस में उन्होंने इंटर्नशिप की और फिर जब मुश्किलात शुरू हुई तो नुसरत भुट्टो साहबा ने उन्हें पढ़ने के लिए भेज दिया। उन्होंने बाहर मास्टर्स किया और फिर कुछ ऐसा साफत भी की। लेकिन जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का वक्त आ गया तो वो अपनी माँ का साथ देने के लिए पाकिस्तान आ गई। उसके साथ साथ जो उनके भाई थे जुल्फ़िकार और शाहनवाज, उन दोनों को बैरून मुल्क भेज दिया गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भेजा उनको ताकि वो एक इंटरनेशनल कैंपेन भी चला सके। लेकिन वो चाहते थे कि उनके बच्चे जो हैं वो अपनी जिंदगी गुजारे, वो कहीं किसी डिक्टेटर के हाथों ना चले। बेनज़ीर भुट्टो को वो चूंकि शुरू से देखते थे इंदिरा गांधी के रोल में, तो उनका चूंकि उनकी बेटी थी, उनको पता था कि ये कैसी रहीम बेटी है, तो उनको उन्होंने अपनी जो है वो मोमिन बदल के तौर पर या अपनी वो क्या कहते हैं वलीअहद के तौर पर या अपनी जानशीन के तौर पर उनको पाला पोसा था। तो वो पाकिस्तान में नहीं, और फिर उन्होंने सियासत शुरू की। उस वक्त जब वो पाकिस्तान आई तो उस वक्त नुसरत भुट्टो साहिबा जो है वो अकेली पार्टी को संभालती थी, पार्टी को भी संभालती थी और पार्टी के अंदर मौजूद दोस्तनुमा दुश्मनों को भी संभालती थी। उन्होंने पार्टी में, मैंने उनसे एक बारहा बात की और उन्होंने खुद कई चीजों को कंफर्म किया। मिसाल के तौर पर मुमताज भुट्टो साहब उनको बहुत सताते थे। हफीज पीरजादा साहब के साथ उनकी नहीं बनती थी और वो समझती थी कि हफीज पीरजादा साहब डबल गेम करते हैं। इसी तरह कुछ और लोग थे और बाद में उनकी बात जो है वो साबित हुई, दुरुस्त साबित हुई, क्योंकि ये बात तो अब जबान आम है। नुसरत भुट्टो साहबा ने मुझे बताया था खुद जाती तौर पर कि उन्होंने अपना रिश्ता भेजा था और मैंने इनकार किया था। तो यूं एक खानदान के अंदर भी दरार पड़ी। उनको वडेरे भी सताते थे। जतोई साहब जो है वो उस वक्त उनके साथ थे और लेकिन जतोई साहब के अंदर अपनी ख्वाहिशें पनप रही थी, क्योंकि ज़ाहिर जो है वो उनको ऑफर्स लगा चुके थे कि आप इस्लामाबाद में घर लें, आप किसी वक्त वज़ीर आज़म हो सकते हैं। तो जतोई साहब भी शेरवानियां सिलवाते रहते थे, इसका मतलब। और बाद में उन्होंने रास्ते जुदा भी किए। 83 में जब आज़ादी की मूवमेंट चली तो जतोई साहब चूंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद में साथी में भी थे, कई वाक़यात हैं जिसमें उन्होंने बहुत जाती तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनसे मदद मांगी। एक अकबर बुगटी के साथ ज़्यादा सईद बुगटी का झगड़ा हुआ था और आसिफ ज़रदारी का झगड़ा हुआ था मिर्जा भुट्टो के साथ। तो उसमें सुलह कराने में जतोई साहब ने किरदार अदा किया, क्योंकि जतोई साहब भी अपने कबीले के चीफ सरदार थे, जतोइयों के, और भुट्टी साहब भी। तो लेकिन जब वो उन्होंने अपनी अलग से एक शनाख्त बनाना शुरू किया और फिर रब्ते उनके कायम हो गए वाइलक के साथ, नुसरत भुट्टो को इत्तला मिली तो फिर बेनज़ीर भुट्टो को शरीक चेयरपर्सन के तौर पर सामने लाया गया और फिर उन्होंने सियासत संभाली और सियासत भी क्या खूब संभाली। उन्होंने डिक्टेटर को के खिलाफ ऐसी चालें चली कि बहुत डिक्टेटर इलेक्शन का ऐलान करने पर मजबूर हुआ। 1985 का इलेक्शन हो गया, उसमें पीपल्स पार्टी का ने बाद में बेनज़ीर भुट्टो ने उसको रियलाइज भी किया कि हमने ये सियासी गलती की
फोरम नहीं छोड़ना चाहिए था। बहरहाल वो फोरम 3 साल भी ना चल सका, 2.5 साल शायद, हाँ 2.5 साल हुए होंगे कि मोहम्मद खान जुनेजो जो उनके पसंदीदा वज़ीर आज़म थे, वो भी बड़े शानदार आदमी थे, उनकी बरसी पर भी करेंगे इंशाल्लाह। तो उन्होंने उनकी हुकूमत को चलता किया, फिर राज्य जमाती इलेक्शन का डोल डाला। उस वक्त ये पाबंदी लगा दी गई कि शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी होगा वोट डालने के लिए। अब उनका बेस जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बेस था वो दिल्ली बैकग्राउंड से था। लाहौर शहर में भी उनकी बड़ी हिमायत थी और मुल्तान शहर में भी बड़ी हिमायत थी, शहरों में हिमायत थी उनकी। लेकिन ये वो लोग थे जो गरीब तबके से होते हैं, इनके अक्सरियत के शनाख्ती कार्ड भी नहीं बने थे। तो बेनजीर भुट्टो ने एतजाज हसन के जरिए केस किया और वो जीता। उससे पहले नुसरत भुट्टो केस तारीख में याद रहेगा, उस पर फिर किसी वक्त बात करेंगे। लेकिन बेनजीर भुट्टो ने वो केस जीता और उन्होंने सिर्फ शनाख्ती कार्ड की जो शर्त थी उसको खत्म कराया। शनाख्त के लिए कोई भी दस्तावेज इस्तेमाल हो सकती थी, स्कूल का सर्टिफिकेट, कॉलेज का सर्टिफिकेट, कॉलेज का जो आईडी कार्ड होता है, स्कूल का आईडी कार्ड, तो वो बहरहाल वो उन्होंने जीता। और उसके बाद फिर गैरलक का जब हादसा हो गया तो फिर वो इलेक्शन हुए, जमाती इलेक्शन हुए। बेनजीर भुट्टो को उसमें उम्मीद थी कि वो जीतेंगी, लेकिन उस वक्त भी बहुत सारी रुकावटें खड़ी की गई। मोहम्मद खान जुनेजो और नवाज शरीफ अलग अलग हुए, लेकिन बाद में अचानक वो मिल गए और फिर इन्होंने मिलकर इलेक्शन लड़ा। और उसमें पीपल्स पार्टी को 2 तारीख अक्सरियत नहीं लेने दी गई, और माफ कीजिएगा 1 तारीख भी नहीं लेने दी गई। उनके चंद वोट कम थे। जब इलेक्शन के नताज आए तो 210 का हाउस होता था, उनके पास शायद 88 सीटें थी उस वक्त। तो एमकेएम को उन्होंने साथ मिलाया, वो गई अल्ताफ सर के पास, एमकेएम को साथ मिलाया। लेकिन बाद में ये हुआ कि एमकेएम ने खामोशी के साथ उनसे वो अहद तोड़ा और एस्टेब्लिशमेंट के, उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर नवाज शरीफ के साथ मिल गई। 1 महीना उसको खुफिया रखा, फिर तारीख का बाद आ गई। बाद में मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मुझे पार्टी, मैं 88 से पीपल्स पार्टी कवर करता हूँ, मैंने उनसे ये पूछा कि आपने इलेक्शन में जाने के साथ साथ आपने ये फैसला क्यों किया? आप अवाम में जा सकती थी, तारीख अदम एतमाद के सामने का फैसला क्यों किया? क्योंकि आपके करीबी साथियों ने और बड़े सीनियर साथियों ने, समझदार लोगों ने आपको मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे ये कहा कि ये सियासत है, ये मुल्क हमारा है, किसी डिक्टेटर का मुल्क नहीं है, ये मुल्क हमारा है, हम सब उसके शहरी हैं। ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, हम जीत गए तो अपोजिशन करेंगे इसी पार्लियामान में और हुकूमत को नाको चने चढ़वाएंगे। हार गए, माफ कीजिएगा, जीत गए तो हुकूमत करेंगे और पार्लियामान को चलाएंगे, क़यादत करेंगे, लोगों के मसाइल हल करेंगे। और हार गए तो इसी में पार्लियामान में बैठकर अपोजिशन करेंगे और हुकूमत को नाको चने चढ़वाएंगे। तो वो सियासत पर ज्यादा यकीन रखती थी, तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती थी, सियासत पर यकीन रखती थी। उनको पता था कि अदालतें उनके खिलाफ हैं, उनके वालिद को जिससे फांसी दी गई, लेकिन उन्होंने कभी अदालतों को उस तरह के अलकाबात नहीं दिए जैसे आजकल दिए जाते हैं। जजेस को गालियां नहीं बकी, वो इज्जत माफ कहकर पुकारती थी। उसके बाद जब ये वो जीत गई, फिर भी उनको ना चलने दिया। फिर दयालत ने, माफ कीजिएगा, फिर गुलाम इसाक ने असेंबली तोड़ दी। हालांकि गुलाम इसाक और उनको साहबजादा याकूब को उन्होंने हुकूमत कबूल करने के लिए, क्योंकि उस वक्त सूरत हाल ऐसी थी कि नवाज शरीफ साहब मरकज में थे नहीं, हुकूमत किसी और को दी नहीं जा सकती थी, तो लिहाजा बेनजीर भुट्टो को देना पड़ी। उसके लिए कंडीशन ये रखी गई कि आप जो गुलाम इसाक खान को सदर बनाए और साहबजादा याकूब को वज़ीर खारजा। साहबजादा साहब का किरदार ठीक था, गुलाम इसाक खान बाजुदा सदर रहे, लेकिन उन्होंने अपने ऑफिस में एक 58 भी उनके पास मौजूद थी, क्योंकि 8वीं तदवीन आ गई थी जब मोहम्मद खान जुनेजो आए थे, तो जाहिर के तमाम दौर को प्रोटेक्शन देने के लिए उसमें असेंबली तोड़ने का भी इख्तियार था, गुलाम इसाक खान के पास था। तो उन्होंने अपने दफ्तर में एक सेल लगा लिया शाम को, जिसमें इजलाल हैदर जजी साहब और उनके एक और दोस्त थे ब्यूरोक्रेट रोदात खान साहब, और वो वहां बैठा करते थे और रिकॉर्ड इकट्ठा किया करते थे, और वो अखबारी तराशे और ये इस तरह की खबरें भी छपाई जाती थी। बेनजीर भुट्टो सियासत करती रही, हुकूमत भी करती रही। उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान के लिए जो कारनामे अंजाम दिए, उसमें एक तो ये था कि पाकिस्तान को डिफॉल्टर करार दिया जाने वाला था, उसको रोका, और पाकिस्तान पर कुछ और इल्जाम लग रहे थे, उसको धोया, पाकिस्तान पर लगने वाले उन इल्जाम को। और फिर उन्होंने आम आदमी की इज्जत नफ्स को बहाल किया, और वो सफर शुरू हुआ, लेकिन 18 माह बाद खत्म कर दिया गया। अब वो जा सकती थी, वो भी छावनियों पर हमले कर सकती थी,
वो भी ये धमकियां दे सकती थी जैसे अभी ब्रेडफोर्ड में दी गई, वो ये नहीं करती थी। ज़ाहिर का तैयारा जब हवाई हादसे का शिकार हुआ तो मैं उस वक्त कराची में था और हैदराबाद आया हुआ था, नहीं सॉरी कराची में था, तो नेक्स्ट डे में हैदराबाद आया अपने घर। और हुसैन शाह राशदी होते थे बेनजीर भुट्टो के करीब होते थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने कहा कि सुनाए आप तो बड़े खुश होंगे। तो उन्होंने कहा कि यार मैंने बीबी से कहा कि हम मिठाई बांटते हैं, तो बीबी ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि दुश्मन की मौत पर भी खुशी का इजहार नहीं करते। ये बेनजीर भुट्टो थी। ये बड़ा समझने की बात है कि बेनजीर भुट्टो जो है वो किस तरह की ह्यूमन बीइंग थी, किस तरह की सियासतदान थी। वो अपने सियासी कैरियर में वो इंसानों के मरने पर खुशी नहीं मनाया करती थी। ये बहुत बुनियादी बात है। और पैगाम भी भेज देती थी। उन्होंने एक ताजियत का पैगाम उनकी बेटी के नाम भेजा था, वो जैन गया। तो ये क्योंकि वो माजूर बची थी। और उसके बाद आप देखिए कि उनके साथ कितनी धोखाधड़ी हुई। नवाज शरीफ ने भी धोखाधड़ी की, और जिसको वो धोखाधड़ी खुद कहती थी, मैं नहीं कहता, वो खुद कहती थी, हमारे सामने कहती थी। अल्ताफ साहब ने तो जैसे हमने बताया अभी के उन्होंने एक वादा किया नवाज शरीफ से और उसको खुफिया रखा 1 महीना। तो लेकिन वो बातचीत पर और आगे बढ़ने पर यकीन रखती थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सियासतदान के लिए। पार्लियामान को वो नहीं छोड़ना चाहती थी, उसको वो कहती थी कि इज्जत दो, लेकिन उसके साथ साथ अदलिया को भी। फिर 1990 में वो दोबारा 1993 में दोबारा इख्तियार में आई, तो कोशिश करके फारूक लगारी और उनके दरमियान इख्तिलाफात पैदा किए गए। उस वक्त उनके भाई को भी शहीद किया गया, मुर्तजा भुट्टो को। उस लड़ाई में उससे पहले जो बेनजीर भुट्टो और मुर्तजा भुट्टो के दरमियान एक मुनाकिशत जारी थी, उनकी मुलाकातें होती थी, यहाँ इस्लामाबाद क्लब में उनकी मुलाकातें होती थी। हम भी किसी ना किसी तरह वहां पहुंच जाया करते थे। उन्होंने खुद मुझे बताया, उन्होंने मुझसे एक मतलब उन्होंने पैगाम भेजा, वो सुबुत मजीद और कुछ और लोग थे मुर्तजा भुट्टो के करीब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, मोहम्मद अली सुनारा। तो उन्होंने मुर्तजा भुट्टो को पैगाम भेजा कि आपको गिरफ्तार करके मुझसे लड़ाने की कोशिश है, तो आप इस पर रिएक्ट ना करें, छापे ना मारना थानों में, मैं कुछ करती हूँ। लेकिन मुझसे वो मुर्तजा भुट्टो भी एक जज्बाती आदमी थे, बस वो फिर नतीजा वो हुआ जिस पे फिर बेनजीर भुट्टो नंगे पांव उस हॉस्पिटल गई थी रोते हुए जहां उनका लाशा रखा था। और क्या मतलब तकलीफ होगी उससे, बहुत ज्यादा उन्होंने तकलीफें उठाई, लेकिन कभी हमला नहीं किया। हर मरतबा जब भी अदालत में गई, दूसरी मरतबा भी उनकी हुकूमत तोड़ी गई। उस वक्त सजाद अली शाह जो है वो फारूक लगारी के साथ थे, और बाद में सजाद अली शाह भी नवाज शरीफ का निशाना बने। वो कैसे बने कहानी फिर सही। उन्होंने उसको कहा, हम एयरपोर्ट पर पहुंचे, वो कराची जा रही थी, तो हमें उन्होंने बुलाया 400 लोगों को, और हमसे बात करते हुए एयरपोर्ट VIP लाउंज में इस्लामाबाद का ये जो आजकल नूर खान बेस है, उन्होंने कहा कि ये चमक का शाखसाना है। और उसके बाद वो चला, लेकिन उससे ज्यादा उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने जब उसको चैलेंज किया अदालत में, तो मेरे चंद दोस्तों ने जो बेनजीर भुट्टो के वेल विशर थे, और उन्होंने एक अखबारी जो होता है ना स्पेशल एडिशन शाम का, उन्होंने उसका एहतमाम किया कराची में, मुल्तान में, लाहौर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में। उनको पता चला तो उन्होंने बुलाकर उनको डांटा, मेरे सामने डांटा। उन्होंने कहा कि ये अदालतें हैं, आज बुरा आदमी है तो कल अच्छा आदमी आ जाएगा, अदालत का वकार खराब ना करें और इसको उठवाएं मार्केट से। ये मेरे सामने उन्होंने ये हिदायत जारी की। ये बड़ी बात होती है कि कोई भी सियासतदान विक्टिम भी हो रहा हो, लेकिन वो अदारे का एहतराम जारी रखे, वो नाम लेकर या मलफूफ अल्फाज में गालियां न बके। अब आ जाते हैं जो उनकी हिकमत अमली होती थी। अब मिसाल के तौर पर उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ 1992 में पहले लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, फिर ट्रेन मार्च का। तो लॉन्ग मार्च के पर तो नवाज शरीफ ने पहुंचने नहीं दिया, हमने उस वक्त लाहौर था, लाहौर इस्लामाबाद आना था, लेकिन नहीं पहुंच सके। उसके बाद ट्रेन मार्च का ऐलान किया 1993 में। तो नवाब नसरुल्लाह खान इनके साथ होते थे, वो हर अपोजिशन में इत्तेहाद के सदस्य होते थे। उन्होंने यहाँ महमूद अकबर कैनी के घर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी ट्रेन मार्च से सिर्फ 1 दिन पहले। तो बेनजीर भुट्टो साहबा एफएड से उनके घर से निकली, और वो लॉन्ग मार्च में भी एक कहानी है। तो हमारे दोस्त आसिफ फारूकी आजकल BBC में, वो ज्यादा बेहतर अंदाज में सुना सकते हैं क्योंकि वो उस कहानी का एक पार्ट है।
बेनजीर भुट्टो बुर्का पहनकर एफएट में अपने घर के पिछले दरवाजे से निकली, एक मोटरसाइकिल सवार नौजवान खड़ा हुआ था और उनको नहीं पता था ये कौन है। वो वही आसिफ फारूकी थे। उन्होंने उनको कहा कि बेटे मुझे छोड़ के आओ। वो आसिफ फारूकी इस्लामाबाद की जंपल थे, उनको रास्ते पता थे, वो निकाल के ले गए बेनजीर भुट्टो, वहां पहुंच गई वो जो लियाकत बाग है। तो ये डिटर्मिनेशन होती है लीडर की। भारत बेनजीर भुट्टो को इन्वाइट किया उस वक्त की फौजी क़यादत ने और उनसे मुज़ाकरात की। उन्होंने एक ही शर्त रखी, उन्होंने कहा कि आप दांडी से लाए थे तो इसको हमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन का मौका दें, और फिर वही हुआ। तो उनसे कहा गया कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएंगे, और उन्होंने कभी इक़्तिदार नहीं मांगा था। उन्होंने उस अपनी सामने जो एस्टेब्लिशमेंट होती थी उसको वो ये नहीं कहती थी कि मुझे इक़्तिदार में लेकर आए, वो कहती थी अवाम को उनका हक राय दही इस्तेमाल करने दें। और फिर 1993 में वो हुकूमत में आई थी, 1996 में उनकी हुकूमत खत्म की गई। ये लेकिन उसके बाद भी उनकी जो जद्दोजहद थी वो बहुत ही पीसफुल थी। 1996 का एक वाक़या तो मैंने आपको सुनाया, वो जो स्पेशल एडिशन अखबारात के नाम पर वो जमीना निकाला गया, लेकिन वो उस पर नाराज हुई। तो ये ऐसा मामला है जिसमें बेनजीर भुट्टो को सैल्यूट पेश करना जरूरी है, क्योंकि वो माशरे में इत्तेदाल रखना चाहती थी। वो अपने वर्कर्स को भी समझाती थी कि किसी के खिलाफ भी गालम गलौज तक मत जाए। जब मुझे याद है जो रहमान मलिक साहब हैं, वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA हुआ करते थे, उस वक्त बेनजीर भुट्टो को तजवीज़ दी गई कि जी क्योंकि नुसरत शहबाज साहिबा और कुलसूम नवाज साहिबा भी डायरेक्टर इत्तफाक फाउंडेशन के मसाइल के मामला जो है ना उनमें बड़ी गड़बड़ है, तो इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि खबरदार, उन्होंने कहा कि घरेलू खवातीन है, इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, मेरे मुखालिफिन की फैमिली से है, लेकिन इनका कोई ताल्लुक नहीं है। हम सब आप जानते हैं कि वो कितनी डायरेक्ट है, खबरदार उनको हाथ लगाया। मियां शरीफ को जब गिरफ्तार किया तो उन्होंने जाती तौर पर, मेरे इल्म में है क्योंकि मैं जिसको उन्होंने डांटा रहमान मलिक ने उनके ऑफिस में था किसी डिस्कशन के हवाले से, खबर के हवाले से, उसको उन्होंने कहा कि इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। तो ये सियासी मुखालिफिन के साथ सलूक, इत्तेदाल, ये इनकी राह होती थी। वो उन्होंने वो किताब में लिखी है इस्लाह और मुफाहमत, वो उसी की दाई थी। वो चाहती थी कि मुफाहमत के साथ आगे बढ़ा जाए। 1990 में भी जब इक़्तिदार में आए नवाज शरीफ, हालांकि वो उनके खिलाफ साजबाज करके ही आए थे ना एक तरह से, तो बेनजीर भुट्टो ने उनसे कहा कि जो हो गया वो हो गया, इलेक्शन चुराया गया, उस पर मैं अपनी जद्दोजहद करूंगी पॉलिटिकल, लेकिन आइए मैं और आप मिलकर पार्लियामान को मजबूत करते हैं, आइन को मजबूत करते हैं, आइन से इलेक्शन निकालते हैं। 1996 में भी जब नवाज शरीफ मुंतखब हुए तो उस पर भी उन्होंने मुबारकबाद भी दी और आगे बढ़कर उन्हें आगे बढ़कर उनको कहा कि आइए मिलकर आइन को ठीक करते हैं। 1990 में मुझे याद है जब नवाज शरीफ ने उनका लाहौर में इस्तकबाल करने से इनकार किया था, हसन बेग ने मुदाखलत की थी, उन्होंने उसको बिल्कुल दिल पर नहीं लिया था। वो कहते थे कि ये पॉलिटिकल मामलात हैं, तो हर सियासतदान का हक होता है वो चाहे करना आप चाहे। और ये वो बेनजीर भुट्टो थी जो बाद जिनको उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट कबूल नहीं करती थी। क्यों? इसलिए कि वो भुट्टो की बेटी थी और भुट्टो को अदालतों में फांसी दी थी और ज़ौलत के दबाव पर दी थी। बहरहाल फिर वो दोबारा जो है वो उनको जब गिरफ्तारी हुई आसिफ जरदारी की, उस वक्त भी 1996 के बाद और 1990 से 1993 के दरमियान आप देख लें कि वो हमेशा बिलावल और वो रहीम कितनी थी आप ये देखिए। 1988 में बिलावल जो है वो उनके पेट में था, उन्होंने इस बात को छुपाया ताकि राहुल जो है वो इलेक्शन की डेट आगे ना करें और इलेक्शन होने में। उस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने अवाम दोस्त के नाम से ग्रुप मुतारिफ कराने का फैसला किया था। बाद में चूंकि राहुल की हुकूमत खत्म हो गई तो भी उन्होंने उसको खबर को नहीं सामने रखा, सामने नहीं लाई और इलेक्शन लड़ा, कैंपेन चलाई और जब इलेक्शन जीत गई उस दौरान में बिलावल भुट्टो जो है ना वो पैदा हुए। और फिर 1996 में भी उन्होंने इसी तरह कैंपेन चलाई, मुखालिफिन को गालियां नहीं बकी। और हाँ, एक बार उनको गुस्से में देखा जब उन्होंने ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में बैठकर फारूक लगारी ने उनके पीठ पे वार किया, तो उन्होंने फारूक लगारी को कहा ये मुसलमान, वो चूंकि वो भाई को के मरवाने में जो है वो उनका ये ख्याल था कि फारूक लगारी शामिल है। डॉक्टर शोएब सदर फारूक लगारी साहब एक बैडमैट थे, वो DIG कराची थे जब ये मुर्तज़ा को
شہید کیا گیا. تو یہ ایسے معاملات ہیں جن پر جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ کئی کتابیں تاریخ میں موجود ہیں اور ان کو مزید بھی لکھا جاتا رہے گا. لیکن بینظیر بھٹو جو ہے وہ صرف یہی نہیں تھی، سیاستدان نہیں تھی. اگر آپ بیٹی کے ہاتھ دیکھیں تو جب بھٹو کی زندگی میں جس سے انہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر ضیاء الحق کا مقابلہ کیا، ماں ان کو یہاں لاٹھی لگی تھی کالونی ٹیکسٹائل ملتان میں، اس کے بعد وہ ذرا تھوڑی سی انداز ہو گئی تھی، ان کو سنبھال کے رکھا اور پھر مرتے دم تک بینظیر بھٹو نے ان کی خدمت کی. لیکن بچوں کے ساتھ آپ دیکھیں وہ ایسی ماں تھی. آصف زرداری جیل میں تھے، وہ پوسٹ پہ دوڑتی تھی، بچے اس وقت چھوٹے تھے تو ان کو تینوں بچوں کو اٹھا کر وہ صبح میں وہ کراچی جاتی تھی، ملیح جیل میں ٹرائل ہوتا تھا، پھر شام کو دوپہر میں لاہور، پھر اسلام آباد آ جاتی تھی، کیونکہ ایک ایک دن میں تین ٹرائل رکھے جاتے تھے، کراچی، لاہور اور اسلام آباد. تو یہ ان کے ساتھ ہوتا رہا. انہوں نے کبھی پیشنس نہیں چھوڑا. بچوں کے ساتھ وہ دوست کی طرح پیش آتی تھی. میں اکثر ان کے گھر جایا کرتا تھا، رپورٹنگ کرنا ہوتی تھی، اپوزیشن میں ہوتی تھی. ہم ایک سیاستدان اور جرنلسٹ کے اعتماد کا رشتہ بھی ہونا چاہیے. تو میں یہ دیکھتا تھا کہ وہ اپنے لان میں کس طرح بلاول چھوٹے سے تھے اور وہ جو بچوں والی کار ہوتی ہے وہ اسے چلواتی تھی بلاول کو، اور بچوں کو، اور پھر بلاول کو بھی بہت ساری باتیں، وہ ساری اب انٹرنیٹ پر ویڈیوز بھی موجود ہیں، وہ کیسے سکھاتی تھی وہ اسی سے دیکھ کر اندازہ ہو سکتا ہے. اور لیکن وہ بینظیر بھٹو جو ہے وہ ہم نے 2007 دسمبر 2007 کو شہید کر دی. اس وقت ایک عجیب واقعہ ہوا. میں ہم ٹی وی کا الیکشن سیل تھا، اس میں تھا، اور ہم ٹی وی سے 4 بجے گھر آنا ہوتا تھا. میں گھر کے قریب پہنچا تو سعودی عربیہ سے ایک دوست کا فون آیا اور انہوں نے کہا بینظیر بھٹو شہید ہو گئی ہیں. میں گھر پہنچا تو ٹی وی پہ کوئی خبر نہیں تھی. پھر خبر آئی کہ دھماکہ ہوا، پھر اس کا مجھے فون آیا، تو پھر میں نے خبر دی کہ بینظیر بھٹو شہید ہو گئی ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے ہم ٹی وی میں اس خبریں نہیں چلا کرتی تھی. میں نے اسلام آباد میں ایک دوست کو خبر دی، اس نے کہا یار یہ بڑی خبر ہے، رک جاؤ. اور پھر کچھ دیر کے بعد جب ہاسپٹل نے تصدیق کی تو وہ خبر چلی. تو بس وہ جو کہتے ہیں نا، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. بینظیر بھٹو کو اس سے زیادہ اچھا خراج تحسین یا خراج عقیدت پیش نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، تاریخ میں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گی. خدا حافظ.